स्टूडेंट्स, वेलकम टू ज्ञानी केमिस्ट्री। आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबका थैंक यू करना चाहूँगा कि आप लोगों ने पहली ही वीडियो में मेरे को इतना सारा प्यार दिखाया। हमने 5 दिन में ही 1.3K से ऊपर व्यूज़ क्रॉस कर लिए। थैंक यू सो मच। तो आज हम बात करेंगे क्वांटम नंबर्स के बारे में, और चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वांटम नंबर्स क्या होते हैं? क्वांटम नंबर एक वर्ड होता है जो कि सिग्निफाई करता है उन एनर्जी लेवल्स को जो कि अवेलेबल होते हैं किसी भी एटम में, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, जाके रह सकता है। द वर्ड क्वांटम नंबर इज यूज्ड टू सिग्निफाई ऑल द एनर्जी लेवल्स विच आर एसोसिएटेड विथ एन एटम एंड आर अवेलेबल फॉर इलेक्ट्रॉन टू रिसाइड इन इट। ओके, ये ऐसे ही है जैसे कि अगर आप किसी स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं तो हर किसी को एक आइडेंटिफिकेशन कार्ड मिलता है। उसमें आपका नेम, रोल नंबर, क्लास, सब्जेक्ट्स और कभी कभी एड्रेस भी मेंशन होता है। तो वो आपकी क्या होती है, पहचान होती है। वैसे ही किसी भी ऑर्बिटल या फिर किसी भी शेल के अंदर या फिर एटम के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उसकी हर किसी की अपनी अपनी आइडेंटिफिकेशन होती है जो कि हम स्पेसिफाई करते हैं यूज़ करके क्वांटम नंबर्स को। ठीक है, तो एक एटम के अंदर किसी भी इलेक्ट्रॉन को हम कंप्लीटली स्पेसिफाई कैसे कर सकते हैं? हम 4 क्वांटम नंबर के द्वारा उसे स्पेसिफाई कर सकते हैं। और वो क्वांटम नंबर्स हमें क्या क्या बता सकते हैं? एक तो पोजीशन किसी भी इलेक्ट्रॉन की बता सकते हैं, वो क्या कहते हैं, डायरेक्शन ऑफ स्पिन बता सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन का, और उसकी एनर्जी और उसके अंदर कितना एंगुलर मोमेंटम है वो बता सकते हैं। अब ये 4 कौन से क्वांटम नंबर्स होते हैं जिससे हम किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं? तो उन 4 क्वांटम नंबर्स में आता है, पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम n से दिखाते हैं। दूसरा आता है एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जिसको कभी कभी हम क्या कहते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं, या फिर एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं, और उसे डिनोट करते हैं हम L से। तीसरा हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको हम M से डिनोट करते हैं, और चौथा हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर जिसको S से या फिर किसी बुक्स में जो है MS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें पता तो चल गया कि इलेक्ट्रॉन को हम कैसे क्या कहते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी भी एटम में कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं या फिर कैसे उसकी पोजीशन को हम बता सकते हैं। लेकिन ये जो क्वांटम नंबर्स हैं ये आए कहाँ से, ओरिजिनेट कैसे हुए? तो क्वांटम नंबर्स जो हैं, क्वांटम में एक इक्वेशन होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिससे हम क्या कहते हैं, जो वेव इक्वेशन हाइड्रोजन एटम की होती है उसका जब सॉल्यूशन निकालते हैं तो उससे हमारे ये 3 क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है उसके सॉल्यूशन से अराइज होके आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अपने क्वांटम नंबर्स को, जिसमें पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं n से, और ये अराइज होता है सॉल्यूशन ऑफ रेडियल पार्ट ऑफ साई। ये आपको ज़्यादा समझ में आएगा जब हम क्वांटम करेंगे, वहाँ पे जब उस हाइड्रोजन एटम का हम पूरा सॉल्यूशन निकालेंगे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का यूज़ करके, तो ये कैसे n वहाँ पे आता है ये आपको वहाँ पे समझ में आ जाएगा। अब n बताता क्या है हमें, जो है n जो है आइडेंटिफाई करता है कि शेल या फिर एनर्जी लेवल जिसमें क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन बिलोंग करता है, कि ऐसा कौन सा शेल है या फिर ऐसा कौन सा एनर्जी लेवल है जिसमें वो इलेक्ट्रॉन जो है बिलोंग कर रहा है। इसकी वैल्यू, n की वैल्यू जो है वो कोई भी पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू हो सकती है। कहाँ से? फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। n की वैल्यू 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, अप टू इन्फिनिटी कुछ भी हो सकती है। अब जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमें n से मिलती है वो क्या क्या होती है? तो जो शेल होता है, क्योंकि हमें ये शेल के बारे में बता रहे हैं ना, तो शेल क्या होता है, वो मोस्ट प्रोबेबल स्पेस होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है। तो ये क्या होता है, दी शेल आर द रीजन इन स्पेस इंडिकेटिंग द मोस्ट प्रोबेबल पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन न्यूक्लियस। जो है हमने पहले ही थोड़ा बहुत ये पढ़ा हुआ है कि जो है
ये हमारा न्यूक्लियस होता है और इससे जो है शेल्स जो है बाहर को जाते रहती हैं। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो सेल्स भी वैसे वैसे दूर जाते रहेंगी। तो n की वैल्यू अगर 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, 4 होगी, तो अब इन सेल्स को हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं? इन सेल्स को हम डेजिग्नेट करते हैं k से स्टार्ट करके। तो पहली वाली शेल को k से रिप्रेजेंट करते हैं, n=2 वाली को l से, n=3 वाली को m से और n=4 n से, कैपिटल लेटर्स में। तो k, l, m, n, o, p ऐसे करके आगे को चलते जाएगी। और ये जो हमारी शेल्स होती हैं ये डिटरमाइन, जो n की वैल्यू होती है या फिर शेल की जो वैल्यू होती है वो डिटरमाइन भी करती है क्या, इलेक्ट्रॉन की डिस्टेंस कहाँ से, न्यूक्लियस से। अगर पहली शेल होगी, k वाली शेल होगी, तो वो न्यूक्लियस के पास होगी। फिर L वाली शेल होगी, वो जो K वाली शेल है उससे थोड़ी दूर होगी। फिर ऐसे ही M, ऐसे ही N। तो जैसे जैसे हमारी N की वैल्यू बढ़ेगी, जैसे कि 1, 2, 3, 4, वैसे ही वैसे हमारी रेडियस की वैल्यू भी बढ़ते जाएगी। अब दूसरी चीज़ हमारा ये क्या बताता है? दूसरी चीज़ ये बताता है एनर्जी के बारे में। N जो है वो डिटरमाइन भी कर सकता है, एनर्जी को भी डिटरमाइन कर सकता है बाय यूजिंग दिस फार्मूला। ये फार्मूला आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप ये देख लीजिए कि इसकी रिलेशन कैसे होती है। En = -2 पाई स्क्वायर m e⁴ अपॉन में n² h²। अब देखिए हमारे यहाँ पे n क्या है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, ठीक हो गया। अब जैसे जैसे हम n को बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू क्या होगी, ये जो पूरी ऊपर की वैल्यू है, यहाँ पे अगर हम इसको ऐसे करके लिख दें और माइनस यहाँ पे लिख दें, तो जैसे जैसे हम n को बढ़ाएंगे वैसे n को बढ़ाएंगे तो ये n² बड़ा होगा, n² बड़ा होगा, तो ये वैल्यू जब डिवाइड होगी तो ये वैल्यू घटते जाएगी। ये वैल्यू क्या होगी, घटते जाएगी। लेकिन क्योंकि हमारा क्या है, माइनस लगा है आगे से, ये वैल्यू घटते जाएगी। तो माइनस लगा है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो क्या होगा, वैसे ही हमारी एनर्जी भी बढ़ेगी। तो हम सिंपली क्या कह सकते हैं कि जैसे जैसे हमारा n बढ़ रहा है वैसे वैसे ही हमारी एनर्जी भी बढ़ रही है। तो n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E कह सकते हैं। हम क्या कह सकते हैं, n इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E। तो एक बार और समझेंगे, जैसे जैसे हमारी n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे हमारी n² की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे जैसे हमारी n² की वैल्यू बढ़ेगी तो अगर हम न्यूमरेटर को किसी बड़ी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो वो वैल्यू कम हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या है, यहाँ पे फॉर्मूले में आगे से माइनस लगा है तो वो कम वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी तो मतलब ज़्यादा हो जाएगी। तो हमारी एनर्जी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि जो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एनर्जी के। मतलब जैसे जैसे हमारा n की वैल्यू बढ़ेगी 1, 2, 3, 4, वैसे वैसे हमारी एनर्जी भी बढ़ेगी E1, E2, E3, E4, ठीक है। और जो लोवेस्ट पॉसिबल एनर्जी स्टेट जो हो सकती है वो क्या हो जाएगी, n=1 के करस्पॉन्ड होगी। n=1 के करस्पॉन्ड होगी। और फिर साइमल्टेनियसली जैसे जैसे n की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे एनर्जी जो है वो एनर्जी स्टेट की एनर्जी भी बढ़ते जाएगी। उसके बाद तीसरी चीज़ ये क्या बताता है, तीसरी चीज़ जो है n बताता है, वो ये बताता है कि हमारे किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ सकते हैं। तो कोई भी n ऑल्सो गिव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट अ शेल कैन होल्ड और इट इज़ गिवन बाय 2n²। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2n² होता है। और ये आपको लर्न करना पड़ेगा, कोई भी शेल कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होल्ड कर सकती है वो किससे दिया जाता है, 2n² से दिया जाता है, जहाँ पे n हमारा क्या होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है। अब फॉर एग्जांपल क्या होता है, अगर हम k शेल के लिए देखें, k शेल के लिए n=1 होता है। यहाँ पर फॉर्मूले में लगा देंगे हम n की वैल्यू 1 रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। वैसे ही l है, फिर n=2 हो जाएगा। फॉर्मूले में यहाँ पे n की जगह पे हम 2 रख देंगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है और 4 × 2
8 हो जाता है। उसके बाद m की जगह पे हम 3 रख देंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है, 9 2 जा 18 हो जाता है। n के लिए जो n की वैल्यू होती है वो 4 होती है, तो 4 2 जा 16 हो जाएगा, 16 2 जा 32 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे क्या है, किसी भी शेल के अंदर कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं वो हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बता सकता है। तो ये पूरी टोटल हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है और वो क्या क्या इंफॉर्मेशन हमें देता है ये हमें पता चल गया। चलिए अब दूसरा क्वांटम नंबर देखते हैं जो कि होता है एजीम्यूथल क्वांटम। सेकंड वन इज एजीम्यूथल क्वांटम नंबर। इट इज आल्सो नोन एज सब्सिडियरी क्वांटम नंबर और ऑर्बिटल क्वांटम नंबर और एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर। It is used to represent the subshell of which the cell is composed and describe the motion of electron। ये क्या करता है, जो जिस सेल में हमारा इलेक्ट्रॉन पड़ा है उसकी जो है सबसेल को डिस्क्राइब करने के काम में आता है और जो है मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को भी बताता है। एल की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है एन के ऊपर, यानी कि एल की कोई भी वैल्यू हो सकती है 0 से लेकर n-1 के बीच में। L की हमारी कोई भी वैल्यू हो सकती है किसके बीच में, 0 से n-1 के। L इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 इज इक्वल टू डॉट 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 अप टू n-1, यानी कि n से 1 पहले वाली टर्म तक कितनी भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। उसके बाद आता है जो इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो L हमें प्रोवाइड करता है वो क्या होती है, पहली क्या होता है, L रिप्रेजेंट करता है डिफरेंट सबशेल को जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं SPDF से। फॉर एग्जांपल अगर L की वैल्यू 0 है तो उसे हम S से नोटिफाई करेंगे, अगर 1 है तो हम P से नोटिफाई करेंगे, अगर 2 है तो D से नोटिफाई करेंगे, 3 है तो F से नोटिफाई करेंगे, 4 है तो G से नोटिफाई करेंगे और ऐसे ही आगे जो है नोटिफिकेशन बढ़ते रहेगा। एग्जाम्पल अगर इसके देखें तो अगर हमारा N की वैल्यू 2 होगी तो हमारी जो L की वैल्यू है वो क्या क्या होगी, 0 से लेकर n-1 तक, और n की वैल्यू 2 है तो 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो L की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0 हो सकती है और 1 हो सकती है। और अभी हमने देखा कि 0 के लिए S होता है और 1 के लिए P होता है, तो सबशेल की नोटेशन क्या आ जाएगी, 0 वाले के लिए 2S हो जाएगी और 1 वाले के लिए 2P हो जाएगी। उसके बाद अगर हम दूसरा देखें, अगर क्वांटम नंबर जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो हमारा 3 होगा तो हमारे पास L की क्या क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, 0 से लेकर n-1 यानी 3-1 2 तक, यानी कि 0 हो जाएगी, 1 हो जाएगी और 2 हो जाएगी। 0 के लिए S होता है तो 3S हो जाएगा, 1 के लिए P होता है तो 3P हो जाएगा, 2 के लिए D होता है तो 3D हो जाएगा। उसके बाद आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4, उसके लिए 4 वैल्यूज़ हो जाएंगी क्योंकि n-1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 - 1 3, तो 0 1 2 3, 0 के लिए 4S, 1 के लिए 4P, 2 के लिए 4D और 3 के लिए 4F हो जाएगा। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर यानी कि L डिफाइन करता है, ये वैल्यू ऑफ ये जो है हमें बताता है कि उस सबशेल का शेप कैसा होगा जिसमें हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, या फिर उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप कैसा होगा जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रॉन है वो प्रेजेंट है। अगर वो S में होता है तो S वाला क्या होता है, स्पेरिकल होता है। S सबशेल में होता है तो वो स्पेरिकल होता है। अगर P होता है तो वो डम्बल, स्पेरिकल मतलब ऐसे करके, और डम्बल होगा तो डम्बल हमारा ऐसे बनता है, और डी होता है तो डबल डम्बल होता है, मतलब एक डम्बल ऐसे करके हम ऐसे करके बनाएंगे और दूसरा इसी से यहाँ पे से हो जाएगा। यहाँ पे जो जोन होता है इसमें और इसमें, ये जो जोन है इसको हम कहते हैं नोड। ये क्या होता है हमारा, ये होता है नोड, और यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है 0 होती है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। L value also enable us to calculate the total number of electron present in a given subshell and it is given by the formula 2L+1। जो L value है वो हमें जो है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला मिलता है L वैल्यू से, जो कि होता है 2L+1। अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, n की वैल्यू अगर 1 हो तो L की वैल्यू कैसे आ जाएगी, हम जो है 0 से लेकर n-1 तक वो कर लेंगे, ठीक हो गया। तो 1 - 1 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हम इसको फॉर्मूले पे रखेंगे 2L+1 तो हमारा 2 आएगा।
ठीक हो गया। अब हमारा और नोटेशन इसको हम कैसे दे सकते हैं, सबसे पहले हम n की वैल्यू लिख लेंगे, फिर l की वैल्यू l की वैल्यू से जो हमारा नोटेशन आता है वो लिख लेंगे, और उसके बाद जो नंबर आया होगा उसको पावर पे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1, 0 से हमारा क्या आता है, 0 से हमारा s हो जाता है, तो 1s2 हो जाएगा। उसके बाद अगर हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 2 होगा तो l की वैल्यूज़ क्या क्या हो जाएंगी, 0 और 1 हो जाएगी, जिससे s और p हमारा आ जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे ये 2l+1 वाला फॉर्मूला लगा के देखें तो 1 से हमारी 2 आ जाएगी, 2 इंटू एल की जगह पे 1 लगा के देखें तो दूसरी वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये नोटेशन क्या आ जाएगा, 2s2 2p6। पहले वाले में हमारे टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन्स 2 + 6 से कितना हो जाएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स 8 हो जाएंगे। तो हमारे p वाले सब शेल में जो सेकंड वाला शेल है उसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 8 होते हैं। उसके बाद आ जाएगा 3 के एल वैल्यूज़, करस्पॉन्डिंग एल वैल्यूज़ क्या होती है, 0 1 2। अगर हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो 0 से आ जाएगा 2, 1 वाले से आ जाएगा 6, और 2 वाले से 2 2 या 4 + 1 5 हो जाएगा, 5 2 या 10 आ जाएगा। तो पहले वाले से क्या आ जाएगा, 3s2, दूसरे वाले से 3p6, और तीसरे वाले से 3d10 आ जाएगा। फिर अगर हम इन सारे इलेक्ट्रॉन्स को एडअप कर लेंगे तो जो हमारे थर्ड वाली शेल होगी उसमें कितने टोटल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 होते हैं। और सब शेल में कैसे कैसे होता है ये डिवाइड करके हमें दिख रहा है। फोर्थ वाले में कैसे हो जाएगा, 0 1 2 3 है। तो इसके करस्पॉन्डिंग जो हमारी वैल्यूज़ आएगी वो कैसे आ जाएंगी, ये SP D और F हो जाएगा। तो करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ कैसे हो जाएगी, 0 के लिए 2 आ जाएगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 आ जाएगा। 1 वाले में यानी P वाले में कितने 6 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2 वाले में यानी D नोटेशन में कितने आएंगे, 10 आ जाएंगे। और जो हमारा थर्ड वाला है उसके लिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 14 आ जाएंगे। तो नोटेशन क्या क्या बन जाएगा, 4s2 4p6 4d10 4f14 हो जाएगा। और इन सबको ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे कितने निकलेंगे, 32 टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे। जो एल वैल्यू होती है वो क्या करता है हमारा, वो मेज़र देता है क्या आएगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब क्या होता है वो मोशन में होता है अराउंड दी न्यूक्लियस, जब वो मोशन में होता है अराउंड दी न्यूक्लियस, इसकी वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इसको हम एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं और ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी कहते हैं, और कभी कभी क्या कहते हैं, सब्सिडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं। अगर हम एल वैल्यू से हम अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की क्या कहते हैं वैल्यू निकालनी हो तो हमारा जो है फॉर्मूला क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है √L+1 h/2π। ये हमारे क्या होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। चलिए अब बात करते हैं थर्ड क्वांटम नंबर के बारे में, जिसका नाम होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पढ़ने से पहले आपको एक टर्म के बारे में पता होना चाहिए जिसका नाम होता है ऑर्बिटल। अब ऑर्बिटल होता क्या है, ऑर्बिटल एक ऐसा रीजन होता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी हमारी मैक्सिमम होती है। ऑर्बिटल इज अ रीजन विथ मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन। तो उसके बाद अब हमारा m हमें बताता क्या है, हमें पता है सब L जो है वो हमें सबशेल के बारे में बताता है। जो हमारी सबशेल्स होती हैं वो फर्दर जो है कंप्राइज करती हैं किसकी, ऑर्बिटल्स की, जिसका नंबर जो होता है वो इक्वल टू द नंबर ऑफ वेज एक इलेक्ट्रॉन जो है सबशेल में अपने आप को ऑर्बिट कर सकता है किसी भी स्पेस में। तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है वो हमें नंबर ऑफ ओरिएंटेशंस बताता है या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स बताता है जिसमें एक सबशेल जो है अपने इलेक्ट्रॉन को रख सकता है, और उसका जो वैल्यू है वो हम डिटरमाइन करते हैं फॉर्मूले से जो कि होता है 2l+1। अब एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज होंगी l की, क्योंकि फॉर्मूले में l आ रहा है। अब l = 0, l = 0 किसके लिए होता है, s ऑर्बिटल के लिए होता है। तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, 2l+1 पे रख देंगे। 2l की जगह पे 0 आ जाएगा, +1 कितना आ जाएगा, 1। अब 1 s, तो 1 किसके लिए होगा, s, और हमें पता है s के लिए खाली एक ही ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, L = 1 जो कि किसके लिए होता है, P के लिए। तो फॉर्मूले में रखेंगे 2 × 1 + 1 = 3। तो हमारे पास P के लिए कितने आ जाएंगे, 3 ऑर्बिटल्स आ जाएंगे, जिसका नाम क्या हो जाएगा, px
पी वाई पी जेड। उसके बाद एल इक्वल्स टू 2 काहे के लिए होता है, डी के लिए होता है, तो 2 इंटू 2 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 5 आ जाएगा। तो डी के लिए कितनी हो जाएंगी, 5 ऑर्बिटल्स हो जाएंगी, जिनका नाम क्या हो जाएगा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। फिर एल इज इक्वल टू 3 किसके लिए होता है, एफ के लिए होता है। तो अगर हम फॉर्मूले में रखेंगे तो 2 इंटू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 हो जाएंगे। तो एफ के कितने हो जाते हैं, 7 ऑर्बिटल्स हो जाते हैं, जिनके नाम होते हैं एफ एक्स क्यूब, एफ वाई क्यूब, एफ जेड क्यूब, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ वाई जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एफ एक्स वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड लास्ट एफ एक्स वाई जेड। तो हमारा जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है हमें काय के बारे में बताता है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, जो कि हम कैलकुलेट कर सकते हैं किससे, 2l+1 के द्वारा। अब दूसरा है जो हमारी m की वैल्यू है वो कहाँ से कहाँ तक रेंज करती है। तो m की वैल्यू जो होती है वो डिपेंड करती है l वैल्यू के ऊपर, और m की वैल्यू रेंज करती है कहाँ से, -l से +l तक, इंक्लूडिंग 0, जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है। एग्जाम्पल, हम डिफरेंट l की वैल्यूज़ ले लेंगे और उसके लिए आप क्या करेंगे, डिफरेंट m की वैल्यूज़ निकालेंगे। तो L इक्वल्स टू 0 है, L इक्वल्स टू 0 है, तो हमारे कहाँ से कहाँ तक होता है m की वैल्यू, -l से +l तक। अब L इंक्लूडिंग 0, अब L की वैल्यू ही 0 है तो m की वैल्यू खाली क्या बचेगी, 0 बचेगी, ठीक है। फिर L इक्वल्स टू 1 होगा तो हमारी m की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, -l से +l, -l -1 हो जाएगा, +l +1 हो जाएगा, और इंक्लूडिंग 0 तो 0 आ जाएगा। L इक्वल्स टू 2 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, -2 -1 0 +1 +2। L इक्वल्स टू 3 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, -l से +l, -3 -2 -1 इंक्लूडिंग 0 तो 0 +1 +2 +3, ठीक है, ये हो गया। अब डिफरेंट हमारी जो m की वैल्यूज़ है वो l के ऊपर डिपेंड करती हैं, और वो हमें क्या देते हैं, वो डिफरेंट नंबर ऑफ वेज देते हैं, जिसमें हमारी जो सबसेल्स होती हैं s p d f अपने आप को ओरिएंट करती हैं स्पेस में, ठीक हो गया। तो क्योंकि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो होता है वो डिटरमाइन करता है ओरिएंटेशन ऑर्बिटल का किसमें, स्पेस में, तो इसलिए उसको क्या कहा जाता है, उसको ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर भी कहा जाता है, ठीक है। एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो सेम सब शेल की ऑर्बिटल्स होती हैं वो क्या होती है, सेम एनर्जी पे होती हैं। इसका मतलब वो क्या होती है, डीजेनरेट। इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल द ऑर्बिटल्स ऑफ सेम सब शेल ऑफ एन आइसोलेटेड एटम विल हैव सेम एनर्जी। इसका मतलब क्या है, वो डीजेनरेट है। एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं तो S हो गया, S में अभी हमने इससे पहले ही देखा एक ऑर्बिटल होती है, एक ऑर्बिटल होती है और वो ऐसी करके दिखती है, ये S ऑर्बिटल हो जाती है। फिर तो इस एक ही ऑर्बिटल होती है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सिंगली डीजेनरेट, इसको कहते हैं हम सिंगली डीजेनरेट। और P के लिए फिर हमारी क्या हो जाती है, 3 ऑर्बिटल्स हो जाती है। 3 ऑर्बिटल्स क्या क्या हो जाती है, px हो जाती है, py हो जाती है, pz हो जाती है, pz हो जाती है। तो इसको हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं, इसको हम कहते हैं ट्रिपली डीजेनरेट, इसको हम कहते हैं ट्रिपली डीजेनरेट। उसके बाद 5 के लिए हमारी क्या होती है, 5 ऑर्बिटल्स हो जाती हैं, 5 ऑर्बिटल्स हो जाती है, जिसका नाम क्या क्या हो जाता है, dxy हो जाता है, dyz हो जाता है, dxz हो जाता है, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाता है, और dz स्क्वायर हो जाता है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, 5 फोल्ड डीजेनरेट, इसको हम कह सकते हैं 5 फोल्ड डीजेनरेट। उसके बाद F में क्या होती है हमारी, 7 सबशेल हो जाती है, 1 2 3 4 5 6 7, और सब के सब क्या होती है, सेम एनर्जी की हो जाती है। इनका जो नेम हो जाता है वो क्या हो जाता है, fx क्यूब, fy क्यूब, z क्यूब, fx इंटू वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, fy इंटू जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, f z इंटू वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एफ एक्स वाई जेड। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम कह सकते हैं 7 फोल्ड डीजेनरेट, 7 फोल्ड डीजेनरेट, ये हमारी ऑर्बिटल होती है। तो और ये कब होता है, जब एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। जो जब एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होता है तो सारी की सारी हमारी ऑर्बिटल्स जो होती है एक ही लेवल्स में, एक ही लेवल में होती है, जिसको हम कहते हैं डीजेनरेट लेवल, ठीक हो गया। उसके बाद अगला क्या होता है, अब यहाँ से
जो है हम जो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स है हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करके भी हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स दे सकते हैं। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का यूज़ करके हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कैसे दे सकते हैं, बाय यूजिंग द फॉर्मूला क्या, n स्क्वायर। अब जब n की वैल्यू अगर 1 है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1 यानी कि n की 1 हो गया और 1s ऑर्बिटल हो गया। हमें पता है s में एक ऑर्बिटल होती है तो 1s हो जाएगा। अब n इक्वल्स टू 2 है तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब हमारी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स हो जाएंगी 4 ऑर्बिटल्स कैसे हो जाएंगी, एक हमारी s की हो जाएगी और 3 हमारी p की हो जाएगी, जिनके नाम क्या हो जाएंगे, s वाली की 2s हो जाएगा और p वाली की 2px 2py 2pz। अब 3 में क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाता है। 3 का स्क्वायर क्या हो जाता है, हमारे पास 9 हो जाता है, तो उसमें हमारी 9 ऑर्बिटल्स आएंगी। एक क्या हो जाएगी, 3s हो जाएगी, 3 p की हो जाएंगी, 3px 3py 3pz और 5 हमारी d की हो जाएंगी, जिनका नाम क्या होगा, 3dxy 3dyz 3dzx 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड 3dz स्क्वायर। उसके बाद n इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, यानी कि हमारे पास n इक्वल्स टू 4 के लिए कितनी ऑर्बिटल्स हैं, 16 ऑर्बिटल्स हैं और उनका नाम क्या क्या हो जाएगा, 4s, s के लिए 1 हो जाएगी, p के लिए 4px 4py 4pz यानी कि 3 ऑर्बिटल, d के लिए dxy dyz dzx d 4d एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4d z स्क्वायर 5d के हो गए। अब 7 क्या हो जाएंगी हमारी f की हो जाएंगी, वो क्या क्या नेम होगी, 4fx क्यूब 4fy क्यूब 4fx वाई स्क्वायर माइनस z स्क्वायर 4fx स्क्वायर माइनस z स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर 4fz इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 4fxy z। इसमें एक रह गई है क्या हमारी 4fz स्क्वायर भी आ जाएगा। तो टोटल इनको हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 टोटल कितने आ जाएंगे 16 ऑर्बिटल्स हो जाएंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें किससे मिलती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना फोर्थ एंड लास्ट क्वांटम नंबर जिसका नाम होता है स्पिन। तो अब बात करते हैं स्पिन क्वांटम नंबर की, जिसको हम ms या फिर m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब सबसे पहले बात ये आती है कि हमारे जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो आता कहाँ से। तो स्पिन इन 1896 में क्या हुआ, जीमन ने ऑब्जर्व किया एटॉमिक स्पेक्ट्रा की स्पेक्ट्रल लाइंस को और उन्होंने ऑब्जर्व किया कि जब इस स्पेक्ट्रल लाइंस में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस है वो स्प्लिट हो जाती है डिफरेंट लाइंस में। तो इन्होंने कहा कि द स्पेक्ट्रल लाइंस ऑफ एटॉमिक स्पेक्ट्रा गेट सेपरेटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और जिसको इन्होंने कहा जीमान इफेक्ट, जिसको इन्होंने क्या कहा, जीमान इफेक्ट कहा। उसके बाद क्या हुआ, जब लोगों ने जो है लेटर ऑन जब अराउंड 1900s में क्या किया, जब स्टडी किया एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ एल्कली मेटल, तो उन्होंने वहाँ भी पाया कि जो हमारा एक स्पेक्ट्रल लाइंस है एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, जो डिफरेंट स्पेक्ट्रल लाइंस है एटॉमिक स्पेक्ट्रा की, ये सिंगल नैरो लाइन ना होके दो लाइंस का कॉम्बिनेशन है। हर एक लाइन जो है वो दो लाइन का कॉम्बिनेशन है जो कि मिल के हमारी क्या है, एक लाइन बना रही है। तो इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन किया 1925 में अनलेनबेक और गोल्ड स्मिथ ने, और इन्होंने प्रपोज किया कि जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये एक इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो अराउंड द न्यूक्लियस जब रोटेट करता है तो वो अराउंड द न्यूक्लियस तो रोटेट करता है, उसके साथ साथ वो क्या करता है, वो अपनी खुद की एक्सिस में, मान लीजिए ये कोई एक्सिस है और ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो वो खुद की एक्सिस में भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो उन्होंने क्या प्रपोज किया कि जो इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड तो रोटेट करता है और अपनी खुद की एक्सिस में भी क्या करता है, रोटेट करता है। तो जो स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन की उसकी ओन एक्सिस को बताने के लिए उन्होंने क्या किया, एक नए क्वांटम नंबर
को प्रपोज किया, जिसको हम क्या कहते हैं, स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। अब स्पिन क्वांटम नंबर की दो वैल्यूज़ हो सकती हैं, क्या क्या हो सकती हैं, +½ हो सकती हैं, -½ हो सकती हैं, जो कि अराइज होती है डायरेक्शन से क्या डायरेक्शन से, जो +½ वैल्यू होती है वो करस्पॉन्ड करती है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को, और -½ वैल्यू जो होती है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को जो है करस्पॉन्ड करती है। अब उन्हें डेजिग्नेट किया जाता है, इस जो डायरेक्शन को जो है उसे डेजिग्नेट किया जाता है +½ से या फिर -½ से रिस्पेक्टिवली। अब ये होता क्या है, मैं जनरली थोड़ा आइडिया देने की कोशिश करूँगा आपको। मान लीजिए ये हमारा इलेक्ट्रॉन है, और हमने जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड लगाया। अब मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो थंब को हम क्या मान लेते हैं कि थंब हमारा क्या बना रहा है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है। तो अगर हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को अपवर्ड माने, तो हमारी जो फिंगर्स हैं वो ऐसे करके रोटेट हो रही है। तो ये कहाँ को रोटेट हो रही है, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। अब आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा होगा तो मैं ऐसे करके दिखाता हूँ। तो हमारी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, वो इस डायरेक्शन में है, मतलब मेरी थंब की डायरेक्शन में है, या फिर ये जो मेरे कैप का डायरेक्शन है उधर को है। तो अगर हम अपनी फिंगर्स को रोटेट करेंगे, तो ये कौन सी डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, ये जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है। और उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रही है, तो हमारा मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट हो रहा है। तो इसके लिए हमारा क्या आ जाएगा, -½ से हम इसको डेजिग्नेट करेंगे। अब अगर हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में देखें तो हमारी जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो हमारी फिंगर्स जो हैं ऐसे करके रोटेट होंगी। हम ऐसे करके देखेंगे तो ये थंब आपकी तरफ को आ जाएगा। तो अगर हम फिंगर्स को रोटेट करें तो ये देखिए, ये कौन सी वाली डायरेक्शन हो जाती है, फिंगर्स को अगर रोटेट करें तो ये कौन सी डायरेक्शन हो जाती है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है। और क्लॉकवाइज डायरेक्शन हम किससे डेजिग्नेट करते हैं, हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हम +½ से डेजिग्नेट करते हैं। तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्पिन क्वांटम नंबर। अब देखिए, हम जो है किसी भी ऑर्बिटल में हम या तो इलेक्ट्रॉन को ऐसे भरते हैं या तो ऐसे भरते हैं। तो अगर हमारा ऊपर को डायरेक्शन होगी, स्पिन की डायरेक्शन ऊपर को होगी, इसका मतलब जो है हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, +½ और अगर जो है इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन हम नीचे को दिखाते हैं तो ये हमारी क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इसको हम दिखाते हैं किससे, इसको हम दिखाते हैं -½ से। तो ये हमारा क्या हो गया, स्पिन क्वांटम नंबर। तो चलिए अब क्या सारे क्वांटम नंबर्स की एक समरी, चारों क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ लिया है, अब एक बार उसको समराइज कर देते हैं और यही समरी आपके काम आएगी क्वेश्चंस करने में भी। ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमारा क्वांटम नंबर आता है जिसको हम दिखाते हैं n से, जिसको कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ये हमें किसके बारे में बताता है, शेल के बारे में बताता है, साइज जो शेल होता है उसके साइज़ के और एनर्जी के बारे में बताता है इलेक्ट्रॉन की। इसकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंटीग्रल वैल्यूज़ होती है 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटी। और जिन शेल्स को हम डेजिग्नेट करते हैं किससे, K, L, M, N एंड सो ऑन। इससे हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला n² एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं इन द nth शेल बाय यूजिंग द फॉर्मूला 2n²। अब ये बाय अ न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, हमारे ये दो फॉर्मूले जो होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इन दो फॉर्मूलों को हम याद रखेंगे। एक क्या है, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स nth ऑर्बिटल में, जिसको हम दिखाते हैं n² से, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से इन nth शेल जो होता है 2n²। उसके बाद आता है हमारा एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, जिसको हम किससे दिखाते हैं, ml से या फिर n से इसको डेजिग्नेट करते हैं। ये हमें जो है शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड या फिर ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ये जो है किसी भी शेल के अंदर कितनी नंबर ऑफ सब शेल हैं ये देता है। इसकी वैल्यूज़ जो होती है 0 से n-1 तक हो सकती हैं। और इसमें भी हमारे दो फॉर्मूले होते हैं और जो कि इम्पॉर्टेंट है। पहला आता है जिससे नंबर ऑफ
किसी भी सबशेल में हमारे कितने ऑर्बिटल्स हैं, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ सबशेल हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका फॉर्मूला क्या होता है 2l+1, और मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं एक सबशेल में वो कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके क्या हो जाएगा 2 × 2l+1 ऑर्बिटल्स 2l+1, और एक ऑर्बिटल के हमारे अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, इसलिए 2 × 2 कर देंगे तो हमारे क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी सबशेल में आ जाएंगे। तो ये दो हमारे क्या हो गए, इसमें इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। ठीक हो गया। उसके बाद थर्ड हमारा आता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, जो कि ओरिएंटेशन ऑफ सबशेल के बारे में बताता है या फिर नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, और इसकी वैल्यूज़ क्या होती हैं -L से +L तक हो सकती हैं, इंक्लूडिंग 0, जिसमें 0 भी इंक्लूड होता है। और लास्ट हमारा आता है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम MS या फिर S से करते हैं। ये जो है डिस्क्राइब करता है क्या, एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्क्राइब करता है। ये जो है डिस्क्राइब करता है क्या, क्वांटम स्टेट किसी भी इलेक्ट्रॉन की उसकी एनर्जी के बारे में बताता है, इंक्लूडिंग एनर्जी, ऑर्बिटल के शेप के बारे में बताता है और ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन के बारे में बताता है। और इसकी दो वैल्यूज़ हो सकती हैं +½ या फिर -½ जो कि डेजिग्नेट करते हैं किसको, क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को। तो क्वेश्चन करने से पहले जो है एक इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल जो है वो हमारा बच गया है, जिसका नाम होता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को वोल्फगैंग पॉली ने जो है ईयर 1925 में दिया था, जो कि मदद करता है असाइन करने के लिए क्वांटम नंबर किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए ऑर्बिटल में जो प्रेजेंट होता है। अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, no two electron in an atom can have identical set of 4 quantum number। तो ये क्या कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन का जो चारों के चारों क्वांटम नंबर्स हैं वो सेम नहीं हो सकते। ये ऐसे ही है जैसे अगर हम किसी भी स्कूल या फिर कॉलेज में पढ़ते हैं तो किसी भी 2 बच्चे का एक सेम एग्जैक्ट रोल नंबर नहीं हो सकता है। तो ये क्या कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के आइडेंटिकल सेट नहीं हो सकते हैं क्वांटम नंबर्स के। दूसरे वर्ड में अगर हम देखें तो किसी भी ऑर्बिटल के अंदर हमारे 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एक अपवर्ड स्पिन के साथ, एक डाउनवर्ड स्पिन के साथ। अगर क्यों ऐसा होता है, अगर हम दोनों को अपवर्ड रख दें या फिर दोनों को डाउनवर्ड रख दें तो इनके बीच में क्या होता है, जो रिपल्शन है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको हम ना ही ऐसे करके रख सकते हैं ना ही ऐसे करके रख सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक जो इलेक्ट्रॉन होता है वो अपवर्ड होता है और दूसरा डाउनवर्ड होता है। अब इसमें थोड़ा हाथ इस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल का भी होता है और क्वांटम नंबर्स का भी होता है। ऐसा क्यों होता है, ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन के जो है हमारे 3 क्वांटम नंबर्स सेम हो सकते हैं, जैसे n, l और m सेम हो सकता है, लेकिन जो उसका स्पिन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, अलग होना चाहिए। जैसे कि इस वाले का स्पिन क्या हो जाएगा, +½ हो जाएगा क्योंकि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन को दिखा रहा है, और इस वाले का हो जाएगा -½ क्योंकि ये क्या दिखा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को हो रहा है। तो हम देख रहे हैं, तो एग्जाम्पल अगर हम देखते हैं तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए हमारा n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है। L, अब क्योंकि L की वैल्यू 0 से n-1 तक जाती है तो 1 - 1 करेंगे तो 0 हो जाएगा। M की वैल्यू L पे डिपेंड करती है, क्योंकि L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। और फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे करके है, उसका एरो ऊपर को है, तो उसके लिए जो S की यानी स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या हो जाएगी, +½ हो जाएगी। और दूसरे वाले के लिए अगर हम देखें, सेकंड इलेक्ट्रॉन के लिए देखें तो N की वैल्यू 1 हो जाएगी, वैसे ही L की वैल्यू n-1 करके 0 हो जाएगी, M की वैल्यू L पे डिपेंड करती है तो 0 हो जाएगी। अब क्योंकि ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में वो कर रहा है तो कैप की डायरेक्शन नीचे है, तो इस का जो वैल्यू हो जाएगी वो -½ हो जाएगी। तो इसके लिए जो फर्स्ट वाला इलेक्ट्रॉन है उसके लिए सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स क्या हो जाएंगे, 1 0 0 +½ और सेकंड वाले के लिए क्या हो जाएंगे, 1 0 0 -½ तो ये सेट ऑफ क्वांटम नंबर हो जाएगा। और ये पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी 2 इलेक्ट्रॉन के चारों
क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते हैं, वो डिफरेंट होंगे हमेशा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने अब देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तो आप ये नोट जो मैंने साइड में डाल रखे हैं इनको आप नोट कर लेंगे, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो कि अभी हम सारे क्वेश्चंस करेंगे उनको सॉल्व करने के लिए यूज़ होंगे। तो अब हम अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है एन इलेक्ट्रॉन इज इन 4f ऑर्बिटल, व्हाट आर द पॉसिबल वैल्यूज फॉर द क्वांटम नंबर n, l, m एंड s इट कैन हैव। तो हमें क्या दिया है, हमें दिया हुआ है 4f ऑर्बिटल दिया हुआ है। तो हमारा ये सॉल्यूशन कैसे करके होगा, 4f ऑर्बिटल दिया हुआ है। तो अब इससे हमें क्या क्या पहले पता लग सकता है, सबसे पहले हमें पता लग सकता है n, सबसे पहले होता है हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, तो वो यहाँ पे दिया हुआ है 4 हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हो गया। उसके बाद f आ गया, हमारा f आ गया। तो अभी हमने जैसे यहाँ पे लिख रखा है, ये देखिए सब शेल, तो किसी भी सब शेल के लिए हमारे पास l की वैल्यू क्या होती है, तो s के लिए 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3, g के लिए 4 होती है। तो l की वैल्यू यहाँ से अगर हमारा f दिया हुआ है तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, f के लिए क्या है करस्पॉन्डिंग l वैल्यू 3 है, तो l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। उसके बाद m निकालना है। अब m की वैल्यू क्या क्या होती है, अगर हम यहीं पे नोट कर लेते हैं m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होती है, प्लस माइनस l इंक्लूडिंग 0। तो l की वैल्यू क्या है, 3 है, तो यहाँ पे -3 से स्टार्ट होगी, -3, -2, -1, 0, फिर +1, +2, +1, +2 एंड +3। और वैसे ही s की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है, +½ भी हो सकती है और -½ भी हो सकती है। तो ये हमारी नंबर ऑफ पॉसिबल क्वांटम नंबर की वैल्यूज़ हैं जो कि 4f ऑर्बिटल के लिए हो सकती है। n की तो हम एग्जैक्ट बता सकते हैं कि ये 4 है, l की भी एग्जैक्ट बता सकते हैं क्योंकि f के लिए 3 होती है, लेकिन जो m की और s की वैल्यूज़ है वो हम ये पॉसिबल वैल्यूज़ इसके लिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, ये कहता है यूजिंग SPDF नोटेशन डिस्क्राइब द ऑर्बिटल विद द फॉलोइंग क्वांटम नंबर। अब सबसे पहले हम ये जानते हैं कि किसी भी सबशेल के लिए S, P, D, F, G के लिए हमारा L के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ होती हैं, S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2, F के लिए 3 और G के लिए 4। तो अब इसी को यूज़ करके हम जो है इनका नेम लिखेंगे। तो N की वैल्यू 2 है तो यहाँ पे आ जाएगा 2, और L की वैल्यू 1 है तो 1 के लिए क्या यूज़ होता है, P यूज़ होता है, तो ये ऑर्बिटल क्या हो जाएगी, 2p ऑर्बिटल हो जाएगी। फिर यहाँ पे 3 आ जाता है और 2 L की वैल्यू 2 किसके लिए होती है, D के लिए हो जाती है, तो ये 3d ऑर्बिटल हो जाएगी। फिर ये हो जाएगा 4 और 0 L की वैल्यू 0 किसके लिए होती है, S के लिए होती है, तो ये 4s हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू भी 3 है और L की वैल्यू भी 3 है, और हमें पता है कि जो L की वैल्यू है वो कहाँ से होती है, वो होती है 0 to n-1। तो L जो है वो कभी भी इक्वल नहीं होगा किसके, n के इक्वल नहीं होगा, तो ये वाला ऑर्बिटल पॉसिबल ही नहीं होगा हमारा। फिर ये वाले में देखेंगे तो 4 और 2 किसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू है, D के लिए, तो ये 4d ऑर्बिटल हो जाएगा। ये यहाँ पे n की वैल्यू 4 है और 3 किसके करस्पॉन्डिंग है, F के करस्पॉन्डिंग है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 4f ऑर्बिटल। तो ऐसे ही करके हम नोटेशन देंगे इन ऑर्बिटल्स। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल। तो हमारे पास क्या है, 2d है, 4f है, 4g है एंड 4d है। तो सबसे पहले इससे इंफॉर्मेशन हमें क्या मिल रही है, n = 2 है और l = क्या है, ये भी 2 है, क्योंकि n तो 2 हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि नंबर है, और d के लिए करस्पॉन्डिंग l वैल्यू क्या होती है वो हम यहाँ से देख लेंगे। d के लिए करस्पॉन्डिंग l वैल्यू क्या होती है, 2 होती है, तो ये हो जाएगा n = 2 और l = 2। लेकिन हमें पता है कि जो सेम n और l वैल्यूज़ हमारी कभी भी नहीं हो सकती है, क्योंकि l की वैल्यूज़ कहाँ से हो सकती है, 0 से n-1 तक हो सकती है। L की वैल्यूज़ जो है 0 से n-1 तक हो सकती है, और कभी भी n और L की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, तो 2d ऑर्बिटल हमारी पॉसिबल नहीं है। अब अगले के लिए देखेंगे, इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू हो जाएगी 3। कैसे, F के लिए करस्पॉन्डिंग L वैल्यू क्या है, 3। तो ये देखिए, अब इसमें जो L की वैल्यू है वो 0 से n-1
के बीच में आ रही है, क्योंकि n-1, क्योंकि 4-1 कितना होता है, 3 होता है, तो ये ऑर्बिटल हमारी क्या है, पॉसिबल है। अब अगले में अगर हम देखेंगे तो इसके लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और L की वैल्यू इस वाली टेबल में देख लेंगे, G के लिए जो हमारी L की वैल्यू होती है वो भी 4 हो जाएगी, और हमें पता है कि N और L की वैल्यू सेम नहीं हो सकती है, तो ये वाली ऑर्बिटल भी हमारी पॉसिबल नहीं होगी। उसके बाद 6D, 6 में N की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसमें 6 हो जाएगी, और L की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये टेबल से देख लेंगे, D के लिए जो करस्पॉन्डिंग L वैल्यू क्या है, 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे तो कुछ भी हो सकती है, L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, 5 तक कुछ भी वैल्यू हो सकती है, क्योंकि L = 2 है, तो ये वाली ऑर्बिटल भी हमारी पॉसिबल है। तो हमेशा एक चीज़ आप याद रखेंगे कि जो हमारी N की वैल्यू डज नॉट इक्वल्स टू L होती है, N की वैल्यू कभी भी L वैल्यू के इक्वल, सॉरी जो L की वैल्यू है वो कभी भी N वैल्यू के इक्वल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, क्योंकि L की वैल्यूज जो है वो कहाँ से कहाँ तक हो सकती है, वो 0 से n-1। क्वेश्चन क्या कहता है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एसोसिएटेड विद n = 3। अब हमें n = 3 दिया हुआ है, और हमें पता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स किसी भी nth शेल के लिए हम कैसे निकालते हैं, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n² होता है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पे हम कर देंगे n², यानी कि 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। तो हमारी ऑर्बिटल्स क्या क्या हो जाएंगी, n = 3 के लिए जो होता है हमारी L की क्या क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, n = 3 के लिए हमारी L की क्या क्या वैल्यूज़ हो जाएंगी, 0 से n-1 तक 0, 1, 2 हो जाएंगे, क्योंकि n-1 कितना हो जाएगा, 3-1 2 हो जाएगा। अब 0 के लिए हमारा क्या आ जाएगा, 0 के करस्पॉन्डिंग करेगा 3s, 1 के करस्पॉन्डिंग करेगा 3p, और 2 के करस्पॉन्डिंग करेगा 3px करेगा, 3py करेगा, और 3pz करेगा, और 2 के करस्पॉन्डिंग करेगा 3dxy, 3dyz, 3dzx, 3dx² - y², 3dz²। तो टोटल नंबर अगर ऑर्बिटल्स गिनेंगे तो एक ही हो गई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, टोटल 9 हो गई, क्योंकि S के लिए कितनी हो गई, 1 हो गई, 3 के लिए, सॉरी P के लिए 3 हो गई, और D के लिए 5 हो गई। तो 5 + 3 + 1 = 9। तो हमारी टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ क्वांटम नंबर इज नॉट वैलिड। और ये याद रखना, ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब हमें बताना है कि ये जितने भी सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दे रखे हैं, इसमें से कौन सा वैलिड नहीं है। तो हमारा पहला आता है n = 3, L = 2, M = 2 और +½ अब n = 3, n की तो कोई भी वैल्यूज़ होती है, तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है हमारी। अब इस n = 3 के लिए हमारी जो L की वैल्यूज़ हैं वो क्या क्या हो जाएंगी, वो हो जाएंगी 0 से n-1 तक, 0 से n-1 तक, तो n-1 करेंगे तो 3-1 = 2 हो जाएगा, यानी L की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, 0, 1, 2, और यहाँ पे L की वैल्यू क्या है हमारी, 2। ठीक है, ये सही हो गया, ये भी सही हो गया। अब m की वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी, अब m की वैल्यूज़ क्या होती है, +-l और इंक्लूडिंग 0, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे +2 दिया हुआ है, जो कि इसके बीच में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे +-2 आ जाएगा, +-1 आ जाएगा, और 0 आ जाएंगी। इस L की वैल्यू के लिए ये M की वैल्यूज़ आ जाएंगी, और +2 उसकी रेंज में आ रही है, तो ये भी ठीक हो जाएगी। और स्पिन हमारा या तो +½ हो सकता है या फिर -½ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे +½ है, ये सही है, तो A वाला हमारा क्या है, वैलिड है, A वाला हमारा वैलिड हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम सेकंड में मूव करते हैं। उसके बाद सेकंड में मूव करते हैं तो बी में क्या आता है, n की वैल्यू आती है हमारी 2। ठीक है, n की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। अब
एल की वैल्यू के लिए इसके लिए क्या क्या हो जाएगी, 0 से n-1 तक होती है, 2 - 1 कितना हो जाता है 1, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 और 1 हो जाएगी, और यहाँ पे एल की वैल्यू आ रही है तो ये भी ठीक हो गया। अब m की वैल्यू क्या होती है, वो +-l और 0 होती है, और यहाँ पे हमें क्या देख रखा है, हमें m की वैल्यू 0 ही दे रखी है, 0 दे रखी है तो ये भी सही हो गया। और स्पिन जो है +½ या फिर -½ कुछ भी हो सकता है, तो ये +½ हो गया, तो ये वाला क्वांटम नंबर भी हमारा क्या है, वैलिड क्वांटम नंबर है। उसके बाद आप थर्ड में मूव करते हैं। थर्ड में हमारा जो है n = 3 दे रखा है, n = 3 दे रखा है। अब n = 3 के लिए हमारा l क्या हो सकता है, 0 से n-1 तक 3 - 1 करेंगे 2, यानी कि 0, 1 और 2 हो सकता है। और यहाँ पे ये सही है, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है, यहाँ पे 3 दे रखा है, और 3 हमारा कहीं से कहीं तक l में आ ही नहीं सकता, क्योंकि n हमारे l के इक्वल नहीं हो सकता है। l जो है हमारे n जो है हमारे l के इक्वल नहीं हो सकता है, तो ये वाला जो हमारा नॉट वैलिड क्वांटम नंबर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट में, ये यहीं पे गलत हो गया तो इसको हम यहीं पे जो है नॉट वैलिड कह देंगे। उसके बाद फोर्थ वाले में मूव करते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या दे रखी है, हमें 4 दे रखी है। अब इसके लिए l की वैल्यूज़ क्या क्या हो सकती है, 0 से n-1 तक 4 - 1 कितना हो गया 3, तो 0, 1, 2, 3 हो सकती है। और यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें 1 दे रखा है, तो ये भी सही हो गई। अब l की वैल्यू क्या हो जाएंगी, +-l और 0, यानी अब इसके लिए क्या है 1 है, तो +-1 और 0, और यहाँ पे क्या दे रखी है -1, तो ये सही है। और स्पिन क्या हो सकता है, प्लस या फिर -½ हो सकता है, ये भी सही हो गया। तो ये हमारा वैलिड क्वांटम नंबर का सेट है। अब अगला वाला अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू जो है वो 3 है, यहाँ पे n की वैल्यू 3 है। इसके लिए l की वैल्यूज़ क्या हो सकती है, 0 से n-1, यानी कि 3 - 1 2 हो जाता है, तो 0, 1, 2 में से कोई भी n की वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो यहाँ पे 2 है, तो ये भी सही है और ये भी सही है। अब m की वैल्यूज़ क्या होती है, वो +-l से 0 तक जाती हैं। अब l की वैल्यू क्या है, 0 तो होगी और +-1 भी हो जाएगी और +-2 भी हो जाएगी, और इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड क्वांटम नंबर हो जाएगा, क्योंकि m की वैल्यू l से बड़ी नहीं हो सकती है, और यहाँ पे m की वैल्यू l से बड़ी दी है, तो ये नॉट वैलिड क्वांटम नंबर हो जाएगा। उसका लास्ट वाला देखते हैं, इसमें n की वैल्यू हमें 4 दी हुई है, l की वैल्यू इसके लिए क्या हो जाएगी, 0, 1, 2 हो जाएगी, m की वैल्यू क्या हो जाएंगी, 0, +-1, +-2, ये हो जाएंगी m की वैल्यू। और s की वैल्यू क्या होती है, हमेशा प्लस या फिर -½ होती है, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है, हमें 0 दे रखा है, 0 दे रखा है, तो ये सेट भी हमारा क्या हो जाएगा, नॉट वैलिड हो जाएगा, क्योंकि स्पिन हमारा कभी भी 0 नहीं हो सकता है, या तो वो +½ होगा या फिर माइनस। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, द क्वांटम नंबर ऑफ +½ एंड -½ फॉर द इलेक्ट्रॉन स्पिन रिप्रेजेंट। अब ऑप्शंस है, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मैग्नेटिक मूवमेंट of electron pointing up and down respectively, two quantum mechanical spin state that have no classical analog। अब आप पहले खुद ही सोचिए इसका आंसर क्या होगा। अगर आप लोगों में से कोई भी पहला और दूसरा आंसर सोच रहा है तो आप लोग गलत हैं, क्योंकि ये जो +½ है और -½ है, ये 2 क्वांटम मैकेनिकल स्टेट को बताता है जिसका कोई भी क्लासिकल एनालॉग नहीं होता है। तो हमारा डी वाला जो है फोर्थ जो है हमारा आंसर है। ये देखिए यहाँ पे ये जो है आईआईटी का क्वेश्चन है, ये इतना आसान क्वेश्चन आपको ऐसे करके नहीं देगा कि ये रोटेशन को बताता है, ये जो है क्वांटम मैकेनिकल स्पिन स्टेट को बताता है जिसका कोई क्लासिकल एनालॉग नहीं होता है। तो इसका आंसर सही क्या है, तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, ये भी हमारा आईआईटी का क्वेश्चन है। तो इसमें क्या पूछा है, द करेक्ट सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स फॉर द वैलेंस शेल, वैलेंस मतलब आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन इन रुबिडियम, जिसका एटॉमिक नंबर Z = 37 दिया है इज़। अब आप सबसे पहले तो क्या कीजिए, इसमें स्टार लगा लीजिए मेरी तरफ से, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आपकी और नॉलेज को भी चेक कर रहा है। अब पहले हम देखते हैं कि रुबिडियम आता कहाँ से है। रुबिडियम आता है हमारा एल्कली मेटल में है, ली ना के। अब
ये आप क्या कहते हैं कैसे देखेंगे कि ये आता कहाँ है, आप मेरी जो पहली वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिससे आपको पूरी पीरियोडिक टेबल लर्न हो जाएगी, वो आप जाके जल्दी से देख लीजिए। तो रुबीडियम आ रहा है हमारा यहाँ से। हबल गैसेस को देखें तो ये कैसे हो जाएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन, इतना ही चाहिए हमें। ये देखिए इसका जो है एटॉमिक नंबर 2 होता है, 10 होता है, इसका 18 होता है, इसका 36 होता है, इसका 54 होता है और इसका 86 होता है। अब इसका क्या है, 36 है, क्रिप्टन का 36 है, और एल्कली मेटल में जस्ट इसके बाद क्या आता है, रुबीडियम, तो इसका 37 है। और अगर पीरियड देखें तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, तो रुबीडियम किस में आ रहा है, फिफ्थ पीरियड में आ रहा है, फिफ्थ पीरियड में आ रहा है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रुबीडियम 37 का कितना हो जाएगा, एक तो क्रिप्टन में तो हमारे जो है 36 इलेक्ट्रॉन आ गए, और उसके बाद लास्ट इलेक्ट्रॉन जा रहा है हमारा 5s1 पे। आप इसकी चिंता मत कीजिए, अगर आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना नहीं आता है तो मेरी नेक्स्ट वीडियो जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कैसे लिखना है इसी के बारे में, आप वो देख सकते हैं। तो हमारा 5s1, और हमसे पूछा क्या गया है, आउटर मोस्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन का हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है। तो हमारा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 5s1। अब इसके लिए हम सेट ऑफ क्वांटम नंबर अगर लिखें तो यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, और L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L की वैल्यू S है, तो S के लिए हमारी करस्पॉन्डिंग L वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो L की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो L की वैल्यू से फिर M की वैल्यू निकलती है, तो L की वैल्यू से M की वैल्यू निकलती है, वो क्या हो जाती है, प्लस माइनस L और 0, क्योंकि L की वैल्यू ही 0 है तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और उसके बाद अब आप कहेंगे स्पिन कैसे आता है, तो अगर हम देखें तो पहला इलेक्ट्रॉन हम ऑर्बिटल में हम कैसे भरते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भरते हैं, तो स्पिन इसका क्या आएगा, +½ आएगा। याद रखिएगा हमेशा जो पहला इलेक्ट्रॉन है वो अपवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है, और जिसको हम कैसे दिखाते हैं, +½ से दिखाते हैं। तो यहाँ पे S की वैल्यू क्या हो जाएगी, +½ हो जाएगी। अब हम जो है अपने ऑप्शंस में देख लेंगे, जो इस सेट को वो करेगा वो हमारा सही सेट हो जाएगा। तो हमारा जो B वाला है इस सेट को फॉलो कर रहा है, जिसमें n = 5 है, L = 0 है, M = 0 है, और जो S है वो +½ है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, B ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। अब कभी कभी क्या होता है ना, हमारे जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है वो भी कभी कभी हमारे क्वेश्चन पेपर में आ जाता है। ये सारे ही क्वेश्चन हमारे जो है IIT या फिर नीट के एग्ज़ाम में आए हुए हैं, IIT या फिर नीट के एग्ज़ाम में हमारे आए हुए हैं ये सारे क्वेश्चन, और थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द क्वांटम नंबर नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। हमें पता है जो हमारे कुछ क्वांटम नंबर्स हैं वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जब सॉल्यूशन करते हैं से हम जब हाइड्रोजन एटम का सॉल्यूशन निकालते हैं तो तब ऑब्टेन्ड होते हैं, जिसमें से n जो है हमारा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से निकलता है, L भी निकलता है, M भी निकलता है, लेकिन S जो है वो जो है अनलेकबैक और गोल्डस्मिथ ने 1925 में एक ऑब्जर्वेशन देख के दिया था कि हमारी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाती है करके। तो जो हमारा जो S है वो ऑब्टेन्ड नहीं होता है किससे, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये हो गया। दूसरा आता है एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन डिपेंड अपॉन। तो फर्स्ट ऑप्शन है N, दूसरा है M, तीसरा है L। ऐसे N M L करके भी लिखा के आ सकता है और पूरा नाम लिख के भी आ सकता है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ऐसे करके भी लिख के आ सकता है। और चौथा ऑप्शन है हमारा ऑल ऑफ दी अबव। तो हमें पता है कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो N के ऊपर भी डिपेंड करता है, M के ऊपर भी डिपेंड करता है और L के ऊपर भी डिपेंड करता है। उसके बाद आता है जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है सिग्निफाइज। तो 4 ऑप्शन है, ओरिएंटेशन या फिर ऑर्बिटल इन स्पेस, साइज ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। सबसे पहले तो हम उस जो ऑप्शन है उसको एलिमिनेट करेंगे जो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, जो कि हमारा न्यूक्लियर स्टेबिलिटी, क्योंकि कोई भी हमारा क्वांटम नंबर न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में बात ही नहीं करता है। तो साइज ऑफ ऑर्बिटल, जो साइज ऑफ ऑर्बिटल है वो हमारा कौन बताता है, जनरली
n बताता है, और शेप ऑफ ऑर्बिटल कौन बताता है? जनरली एजीम्यूथल क्वांटम नंबर जो होता है वो हमारा शेप के बारे में बताता है, और जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर होता है वो हमारा ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस। तभी तो उसका दूसरा नाम हमने क्या पढ़ा था, उसका दूसरा नाम होता है ना ऑर्बिटल ओरिएंटेशन क्वांटम नंबर, इसीलिए होता है क्योंकि वो ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को बताता है स्पेस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट वाला। अगला क्वेश्चन क्या है, ये आईआईटी का क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें जो है हमारे दो कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहे हैं। क्या पूछा है इसमें? बेरिलियम फोर्थ इलेक्ट्रॉन विल हैव क्वांटम नंबर। तो बेरिलियम का जो फोर्थ इलेक्ट्रॉन है उसका क्वांटम नंबर पूछा है। सबसे पहले अगर हम देखें तो बेरिलियम का नंबर क्या होता है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी बेरिलियम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 4 होता है। अगर हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कैसे लिखेंगे? 1s2 2s2, तो 4 हो गए। तो अगर इसको हम ऑर्बिटल में फिल करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आ जाएंगे। अब क्योंकि 2s2 है तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का लिखना है, यानी कि ये जो हमारा नीचे को है यानी एंटी क्लॉकवाइज वाला है, इसका लिए लिखना है। तो इसके लिए n कितना हो जाएगा? n हो जाएगा 2। L की वैल्यू कितनी हो जाएगी? क्योंकि दूसरा S जो है S सब शेल में जा रहा है ना, तो उसके लिए L की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। L की वैल्यू 0 हो जाएगी। अब फिर M की वैल्यू लिखेंगे तो M की वैल्यू प्लस माइनस L होती है या फिर 0 होती है, क्योंकि L की वैल्यू 0 है तो M की वैल्यू भी क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी। अब लास्ट बचता है हमारा S या तो प्लस हाफ हो सकता है या फिर माइनस हाफ हो सकता है, लेकिन हमारा जो क्वांटम नंबर पूछा है वो दूसरे वाले का, यानी कि फोर्थ वाले का, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन गया है उसका पूछा है, जो कि क्या है? एंटी क्लॉकवाइज उसमें है। और एंटी क्लॉकवाइज वाले को हम डेजिग्नेट कैसे करते हैं? -12 से डेजिग्नेट करते हैं। -12 से डेजिग्नेट करते हैं तो S कितना हो जाएगा हमारा? -12 हो जाएगा। तो जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर फॉर बेरिलियम होगा वो क्या, बेरिलियम के फोर्थ इलेक्ट्रॉन के लिए होगा, वो क्या हो जाएगा? N जो है 2 हो जाएगा, L = 0 हो जाएगा, M = 0 हो जाएगा और S = -1/2 हो जाएगा। अब ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये भी हमारा आईआईटी का क्वेश्चन है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे अभी हमने इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा, उसमें हमें एक जो है एलिमेंट दिया था और उसके लिए हमें सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स बताने थे। इस वाले क्वेश्चन में जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। इसमें हमें क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं और उस एलिमेंट को हमें ढूंढना है। तो ये हमें सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स दिए हुए हैं। ठीक हो गया? तो यहाँ से हम देख सकते हैं इसमें जो है N2 है और L जो है वो = 0 है, यानी कि इसमें जो अगर हम इसके ऑर्बिटल का नाम लिखें तो वो हो जाएगा 2s। और क्योंकि यहाँ पे S क्या है? S जो है हमारा +12 है। S क्या है हमारा? +12 है। तो यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। ठीक हो गया? क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, मतलब पहला इलेक्ट्रॉन ही हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। इसके लिए इस ऑर्बिटल के अंदर हमें पता है कि खाली एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब देख लेंगे हम इन सब का जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देख लेंगे, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s में जा रहा, 2s1 में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा? ये एलिमेंट हो जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन होता है, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2s1 होता है, क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम का नंबर 3 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 1s2 2s1 हो जाएगा। बेरिलियम का नंबर, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम 4 हो जाता है। तो इसके लिए वो क्या हो जाता है? 1s2 2s2 हो जाता है, 2s2 हो जाता है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन का नंबर 5 होता है। तो इसका हो जाता है 1s2 2s2 2p1। अब हमें S वाला देखना है, वो भी सेकंड पीरियड का। तो ये तो पहले ही रिमूव हो जाएगा क्योंकि इसमें p ऑर्बिटल आ जा रही है। उसके बाद जो है हमारा H भी हट जाएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट पीरियड है। S तो है लेकिन फर्स्ट पीरियड है। उसके बाद क्या आता है? लिथियम और बेरिलियम में देखो आप, दोनों का इलेक्ट्रॉन जो है 2s में ही जा रहा है, लेकिन इसमें क्या है? जो हमारा एक ही इलेक्ट्रॉन है जिसकी डायरेक्शन क्लॉकवाइज है और जिसके लिए नोटिफिकेशन 1/2 आएगा, लेकिन इसमें जो है जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो
एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और एक तो पहले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहले 2 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद दूसरे उसका जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, उसके लिए नोटिफिकेशन 2 आएगा। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, और सही आंसर क्या हो जाएगा, लिथियम हो जाएगा, क्योंकि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन 2s ऑर्बिटल में जा रहा है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन कैन अकोमोडेट इन अ सबशेल फॉर विच n इज इक्वल टू 3 एंड l इज इक्वल टू 1। अब क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे काहे के लिए पूछा हुआ है, सबशेल के लिए, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, 2l+1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर हमारा जो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल में पूछा होता है, NH शेल में, तो हम 2n² वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या पूछा हुआ है, सबशेल वाला पूछा हुआ है, तो हम क्या यूज़ करेंगे, 2l+1 वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे l की वैल्यू हमारी क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, तो फॉर्मूले में रखेंगे 2 इंटू 1 प्लस 1, 2 1 या 1 प्लस 3 3 2 या 6, टोटल कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसको हम एक और अप्रोच से कर सकते हैं, जैसे l इज इक्वल टू हमारा 1 दिया हुआ है, तो l इज इक्वल टू 1 हमारा किसके लिए होता है, p के लिए होता है, ठीक हो गया। और p में हमारे जो है टोटल ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, 3 होते हैं, और हर एक ऑर्बिटल में जो है 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं ऐसे करके। तो ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं इसमें, 6 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, और जनरली जो है फॉर्मूला तो है ही हमारे पास सॉल्व करने के लिए। तो अगला क्वेश्चन क्या आ जाता है हमारा, जब एजीम्यूथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 1 2 है तो शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होगा। तो आप देखिए 0, l की वैल्यू जब 0 है, l की वैल्यू जब 1 है, और l की वैल्यू जब 2 है, तो हमें शेप बताना है। अब l की वैल्यू जब 0 होती है तो सबशेल हम क्या होती है, s होती है, और हमें पता है s ऑर्बिटल जो होती है स्फेरिकल इन शेप होती है, ठीक हो गया। और जब l इज इक्वल टू 1 होता है तो हमारा जो सबशेल होता है वो कौन सा होता है, p होता है, और हमें पता है p वाला सबशेल जो है क्या होता है, डम्बल इन शेप होता है, ठीक हो गया। उसके बाद l इज इक्वल टू 2 जो है वो करस्पॉन्ड करता है d सबशेल के लिए, और इससे हमारा क्या पता चलता है कि d सबशेल हमारा क्या होता है, किस में होता है, वो डबल डम्बल शेप में होता है। तो ऐसे हम करके शेप बता सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, कोई भी ns और फॉर ns ऑर्बिटल जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर वैल्यूज़ होगी वो क्या होगी। अब आप कहोगे इसमें हमें क्या कहते हैं, n की वैल्यू तो दी ही नहीं है, मैं कहूँगा n की वैल्यू हमें चाहिए भी नहीं। क्यों, इसको हम सॉल्व करने का अप्रोच कैसे होगा, देखिए ns है हमारे पास, तो s के लिए हमारी l की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है नहीं होती है, s की वैल्यू l की वैल्यू 0 होती है। अब अगर हम इसके लिए m की वैल्यू निकालेंगे तो m की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारी, प्लस माइनस l हो सकती है या फिर 0 होती है। अब l की वैल्यू अगर पहले से ही 0 है तो हमारी m की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो सिंपली हमारा d आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस वो होते हैं। तो क्वांटम नंबर से रिलेटेड जितनी भी थ्योरी थी और जितने भी क्वेश्चंस थे मैं आपको करा चुका हूँ। होप कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा, और जो है अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और उस नोटिफिकेशन वाली घंटी को बजा दीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहे। बी सेफ, बी हैप्पी, कीप लर्निंग। थैंक यू।